हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में जैसा कि पीछे लिखा हुआ है, नीट 2023 स्ट्रैटेजी वीडियो है। हमारे साथ हैं इंसाफ अली सर, और आज के वीडियो में मैं इनसे पूछने वाला हूं कुछ सवाल जिसकी मदद से आप जो है डेफिनेटली नीट 2023 में बहुत बढ़िया नंबर्स से परफॉर्म करेंगे और आपका मनचाहा कॉलेज आप ले सकते हैं। इसी सीरीज में सर एक छोटा सा जो मेरा सबसे पहला जो इंट्रो है वो ये है कि 160 दिन मेरे हिसाब से अप्रॉक्स बचे हुए हैं। ये कैलकुलेशन जो मैंने करी है कुछ इस तरीके से करी है कि मैं देख रहा हूं कि अथॉरिटीज और आप लोगों से मेरी जो बातचीत हुई है उसमें हमें ये पता चला है कि अभी पिछले 2 सालों में जो चीजें हो रही थी उनको जो है अथॉरिटीज थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हैं। एंड बोर्ड्स जो हैं वो जनवरी के आसपास होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके बाद जो पिछले तरीके में होता था या पिछले टाइम में होता था कि मई में जो है नीट का पेपर हो जाया करता था, वैसा ही कुछ प्लान अभी अथॉरिटीज का चल रहा है। हम ये मान रहे हैं कि मई में अगर पेपर होता है तो आज से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो अप्रोक्सीमेट 160 डेज ऑलमोस्ट बाकी हैं। तो सर मेरा पहला सवाल जो है, इन 160 दिनों में बच्चे को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? थैंक यू आकाश। और ये बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं आकाश। यहाँ पर मैंने जब इनसे बात की और सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसी वीडियो के साथ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूँगा। 160 दिन और लगभग हमारे पास अभी बचे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और अब हमें इस तैयारी में आ जाना चाहिए कि हम सीरियस हो जाएं, क्योंकि अब सीरियस मोड में होना ज़रूरी है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम आने वाला है। और जैसा अभी आकाश भी बता रहे थे कि सब कुछ अगर अच्छा रहता है तो मई में एग्ज़ाम होगा। उस हिसाब से ही हमने कैलकुलेट करके, आकाश ने मुझे बताया और मैंने भी खुद ने भी कैलकुलेट किया, तो लगभग 150 से 160 दिन ही हमारे पास है। तो बच्चों, आपको इस टाइम पर अब अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक खाली कागज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 कॉलम बना लेने हैं। और इन तीनों कॉलम्स में हमें यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स के टॉपिक लिख लिए, केमिस्ट्री के लिख लिए, बायोलॉजी के लिख लिए। जिस तरह से उनको क्लास में पढ़ाया गया है उसी बिल्कुल सीक्वेंस में वो लिख लेंगे। और अब 3 कलर के हाइलाइटर लेके उनको बैठ जाना है। पहला कलर जो होगा वो रेड कलर होगा, और रेड कलर का हाइलाइटर ये बताएगा कि कौन सा टॉपिक उनका ऐसा है जो उन्हें बिल्कुल अभी आता ही नहीं है। अच्छा। दूसरा जो येलो कलर का हाइलाइटर है वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि उन्होंने पढ़ा तो है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा उनको कंफ्यूजन है। मतलब कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है, तो वो येलो कलर में डिनोट कर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ग्रीन कलर है वो ये बात रिप्रेजेंट करेगा कि ये उनका सबसे अच्छा टॉपिक है। और मैं मानता हूं जिस हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रीन कलर सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाला है। और यहाँ बाय द वे येलो कलर या फिर रेड कलर का एक आध टॉपिक उनका रहता है, या फिर एक से ज्यादा भी है, तो चिंता ना करें, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम उसको कर सकते हैं अभी। और उनको उन टॉपिक्स पे अब वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। इनफैक्ट उनके जो कंसल्ट टीचर हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं और क्या क्या कर सकता हूं ताकि ये टॉपिक मेरा अच्छा हो जाए, और नीट में अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर पाऊं। तो ये पहला पार्ट तो ये रहेगा कि उनको ये पहले से ही प्लानिंग कर लेनी है कि वो किस तरह से किस टॉपिक को अब कितना टाइम देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। पहला पार्ट हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा पार्ट ये है कि जो टॉपिक वो पढ़ चुके हैं उनका रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस उनके लिए जरूरी है। क्योंकि हमें हमारे टॉपिक से टच नहीं छोड़ना है। तो जो भी स्टडी हार्स उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं उसमें उनका एक रिविजन शेड्यूल होना चाहिए। और रिविजन शेड्यूल में अगर वो 2 घंटे भी रोज के दे रहे हैं तो उसमें उनको, जैसे 2 दिन उन्होंने फिजिक्स को दे दिए, 2 दिन उन्होंने केमिस्ट्री को दे दिए, 2 दिन उन्होंने बायोलॉजी को दे दिए, और 1 दिन एक्स्ट्रा फिजिक्स को और भी दे सकते हैं, क्योंकि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा टाइम दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनको ये रिविजन शेड्यूल बना के रखना है ताकि वो जो पीछे टॉपिक्स हो चुके हैं, जिनको कि 2 महीने 3 महीने पढ़े हुए हो गए, उनको भी वो रिवाइज करते रहें, उनसे टच बना के रखें। राइट। सर इसी सीरीज में मेरा एक अगला सवाल है, जैसे आपने कहा कि भाई रेड, येलो और ग्रीन मार्कर जो है हमें यूज करना है, तो क्या हमें रेड वाले टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस देना है? मतलब क्या सीरीज रहनी चाहिए कि भाई पूरा दिन मैं रेड वाले टॉपिक्स पढ़ता रहूं, या आधा दिन मैं रेड पढ़ूं, आधे दिन में जो है मैं येलो पढ़ूं और ग्रीन वाले को अभी टच ना करूं, जब लास्ट के 15-20 दिन बच जाएंगे तब उस ग्रीन वाले टॉपिक को उठाऊं? क्या पैटर्न रहना चाहिए सर? देखिए, हमारे स्टडी हार्स कांस्टेंट होने चाहिए जी।
और उसमें उन्होंने जो भी टॉपिक्स पे रेड मार्क किया है, स्पेशली मैं उनकी बात करूं, तो उनको ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम उन्हीं को देकर आज जो करंट टॉपिक बढ़ाया है उसको छोड़ दे। अगर जो करंट टॉपिक आज उन्होंने ऐसे छोड़ना शुरू कर दिया तो वो रेड हो जाएगा, वो ग्रीन में कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए उनको चाहिए कि उसे उन्होंने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जैसे हाफ एन आवर ही रखा है, तो वो रोज का उनको देना शुरू कर दें। और बिल्कुल डट के रहना है, हमें घबराना नहीं है। हो सकता है कोई कुछ चीजें ऐसी है थोड़ी देर से समझ में आती है, तो डर के नहीं रहना, उस पर डट के रहना है। और डट के रहेंगे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अरे वो टॉपिक उनको कंप्लीट समझ में आएगा, क्योंकि उनके एजुकेटर्स उनके साथ हैं, उनसे बात, हर बात पे वो बात भी करना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक में उनको दिक्कत आ रही है, और उनके लिए डाउट काउंटर्स भी उपलब्ध हैं, वो आराम से उस पर वहाँ बात कर सकते हैं। सर जैसे यू आर अ बायो एक्सपर्ट, राइट? तो बायो के जो टॉपिक्स हैं, या मैं कहूँ चैप्टर्स जो हैं, उनमें ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप सबसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, जो बच्चे को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं? वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जी, लेकिन जैसा अब इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इस बात का डिसीजन तो इसी से होता है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब 5 साल के या 10 साल के पेपरों के हिसाब से बस अगर मैं लास्ट 5 ईयर का ट्रैक देखता हूं, तो जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें बड़े जो 5 टॉपिक है, जैसे जेनेटिक्स है, प्लांट डाइवर्सिटी है, वहाँ इकोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि बाकी के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों वो भी आपको पढ़ना है, उन पे भी आपको, क्योंकि हमारे लिए तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तो हर एक क्वेश्चन पे काम करना है, क्योंकि हमारे लिए अगर एक क्वेश्चन जाता है तो उसका मतलब 5 मार्क्स जाते हैं और हम हजारों में नीचे आ जाते हैं। इसलिए हमें तो हर क्वेश्चन, तो ऐसा भी सुना है सर कि पॉइंट्स में भी नंबर वेरिएट करते हैं, और बच्चों की रैंक जो है 10,000 5,000 ऐसा एकदम से गिर जाती है। बिल्कुल। इसलिए हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्क तो सब पे करना है, लेकिन हाँ, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको और अच्छा कर लेंगे तो हमारा जो स्कोर जा रहा है वो और अच्छी तरह, पॉइंट्स में भी अगर इंक्रीज होता है तो बहुत अच्छा, 1,500 रैंक तो ऐसे ही ऊपर। एग्जैक्टली। सर मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो ये है कि अमूमन देखा गया है कि बच्चे जो है किसी भी रोटेशन में, किसी भी स्लीप साइकिल पे चल रहे होते हैं। कभी 6 घंटे सो रहे हैं, कभी अगर एक्स्ट्रा काम आ गया या एक्स्ट्रा वर्क आ गया तो 4 घंटे सो रहे हैं, कभी रात भर सो ही नहीं रहे हैं। जैसे सैटरडे को, अगर संडे को टेस्ट है तो सैटरडे पूरी रात नहीं सोते हैं। तो सर एग्जैक्टली इन दिनों में जो अभी लास्ट के जो डेज बचे हैं, 160 डेज हम, तो इसमें स्लीप साइकिल एग्जैक्टली क्या रहना चाहिए? देखिए आकाश, ये हमारा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जी। हम एटलीस्ट 5 to 6 आवर हमें सोना ही है, ओके, किसी भी हालत में। और मतलब सर ऐसा भी कहा जाता है कई बार कि भाई 8 घंटे की प्रॉपर नींद तो लेनी चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये मैंने एक वो पार्ट बोल दिया कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मानते हैं कि उनके पास टाइम कम है जी, तो एटलीस्ट 6 घंटे अगर सोते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। हाँ मतलब मैनेज करके चले कि भाई 8 घंटे अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो 6 घंटे तो एटलीस्ट सोना ही है, ऐसा नहीं करना और कि वो भी एक साउंड स्लीप होना चाहिए। बिल्कुल, वो उसमें भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो रेगुलर लाइफ है ना, जो रूटीन लाइफ है, उस पर फर्क पड़ने लग जाता है। अगर वो इस तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो वो फिर कहेंगे कि यार हेडेक हो रहा है, यार मुझे अभी दिन में क्लास में ही नींद आ रही थी। तो ये चीजें जब होने लग जाएंगी तो वो उनकी पढ़ाई को अल्टीमेट डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो हो सकता है कि 2 घंटे कम सोकर उन्होंने पढ़ तो लिया, लेकिन हो सकता है इन 2 घंटों के चक्कर में वो 4 घंटे की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दे। तो इसलिए प्रॉपर स्लीपिंग बहुत जरूरी है, और प्रॉपर टाइमिंग्स जो होनी चाहिए उसकी, उनकी स्टडी की, वो होना चाहिए। वो बना के रखना है, तभी हम अच्छी तरफ जा पाएंगे। सर जैसे आपने स्लीप साइकिल के बारे में बताया, उसी सीरीज में मेरा एक अगला सवाल है कि अभी हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कोटा के अंदर, और बच्चों का जो एग्जैक्ट नेचर रहता है कि वो अगर रूम से बोर हो जाते हैं तो वो लाइब्रेरी का ऑप्शन चूज करते हैं पढ़ने के लिए, वहां बोर हो जाते हैं तो वो स्टडी काउंटर्स जो हमारे यहाँ कोचिंग्स में लगे होते हैं या सेंटर्स पे लगे होते हैं, वहां पर जाकर के स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सर क्या ये चीज सही है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई जब आप ट्रैवल कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और टेम्परेचर जो है वो भी थोड़ा सा अजीब हो रखा है। कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, और आगे आने वाले दिनों में सर्दियां बढ़ने लगेंगी। तो क्या एग्जैक्टली एक पैटर्न रहना चाहिए? बच्चे को कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज के टाइम पर, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब रहता है, वो ज़्यादातर इधर उधर मूवमेंट करता है। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, उसका सबसे अच्छा जो पढ़ने की जगह है वो उसका इंस्टीट्यूशन है,
जहाँ आके वो अपने क्लासेस को अटेंड कर रहा है। अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वहाँ भी उसके लिए जगह उपलब्ध है, वो वहाँ भी पढ़ सकता है। और उसने जब पहली बार अपना रूम लिया होगा तो वो भी देख के लिया होगा कि यार मेरी पढ़ाई कैसी होगी यहाँ पर, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह वो भी बनती है, वहाँ जाके वो पढ़े, ताकि वो आइसोलेट रहे ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में जब वो कहीं भी जाता है ट्रेवल करके, तो उसको कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते होंगे जिनसे वो बातचीत करता है, और बातचीत में कई तरह की बातें ऐसे आती है जिनसे वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि भाई मेरी इसकी इतनी पढ़ाई हो गई, मेरी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्यों इस तरह के डिस्टर्बेंस में हम पढ़े? हम तो हमारे ऊपर फोकस करें ना, हमें देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हमें किसी को देख के पढ़ना भी नहीं है। वो कितने घंटे पढ़ता है उसकी वो जाने भाई, हमें तो हमारा देखना है कि हम कितना पढ़ते हैं और उससे हमारे रिजल्ट कहाँ जा रहे हैं। सही बात तो है। हमें उस पर फोकस करना है, और हमारे रिजल्ट में अगर कभी अप डाउन होता है तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि हम कहीं अगर रास्ते में जाते हैं तो ब्रेकर भी आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मंजिल पे जाना छोड़ देंगे, हमें वहाँ पहुँचना है। और उसके लिए हम अगर डट के खड़े हैं और हम चाहते हैं कि जाना चाहते हैं कि जहाँ हम मंजिल पे पहुँचना चाहते हैं, तो हमें रेगुलर उस पर लगे रहना पड़ेगा। और इस तरह के जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं जो कि बाहर बच्चों से बातचीत करने में हो सकते हैं, उनको अवॉइड करें और वो लगातार अपनी स्टडी पे ही फोकस करें। सर, एक इसी चीज पे जो ये आपने फोकस करने वाली बात बताई है, इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरी मदर को कई बार मैं ऐसा कहा करता था कि भाई इतने सारे बच्चे पेपर देने वाले हैं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसमें मेरी मदर की तरफ से सिर्फ एक ही रिप्लाई आता था कि भाई तुम अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि तुम्हें जो है उन हजारों लोगों से मतलब नहीं है, तुम्हें एग्जैक्टली मतलब है उस एक सीट से जो तुम्हें चाहिए। बिल्कुल सही। राइट। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं सर, कि भाई 1800-1900 की वैकेंसी निकली होती तो मुझे डर लगता था कि यार मेरा वो 1800 या 1900 लोगों में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी वही एक एग्जैक्ट चीज है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि मतलब ऑल्दो खैर मम्मी वाली बात है, बट इट्स क्वाइट फनी एज वेल, और एक सीरियस बात भी है कि भाई मुझे सिर्फ एक सीट के लिए लड़ाई करनी है, तो मैं बाकी लोगों की ना सोचूं, बस उस एक सीट की सोचूं जो मुझे चाहिए। राइट। तो सर, इसी सीरीज में एक अगला सवाल और मेरा है कि रेगुलरली हम जो देखते हैं बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं शुरुआत से ही लगाना शुरू कर देते हैं, उनको सॉल्व करते रहते हैं, या शुरुआत में कर लेते हैं और एंड में आते आते उनको सॉल्व करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनका कोर्स काफी ज्यादा हो जाता है। तो सर, ये पीवाईक्यूज जो है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं कब तक के सॉल्व करने चाहिए और कब से सॉल्व करना शुरू करना चाहिए? पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि नीट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जब क्लास में टॉपिक हो रहा है उस टाइम पर तो उसे उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू करना ही है, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का उसको ईयर वाइज पर ईयर उसको 3 घंटे 20 मिनट का जो जैसे शेड्यूल आता है नीट का, जैसे उस ड्यूरेशन में जैसे 2 से 5:20 का हो रहा है, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में बैठकर वो अपने एग्जाम को सॉल्व करे। इससे 2 फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा, वो अपनी पोजीशन जान पा रहा है कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितना आ रहा है, मुझे कहाँ और एफर्ट करने की जरूरत है। दूसरा, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसकी सिटिंग हैबिट होने लग जाती है जिस ड्यूरेशन में वो नीट एग्जाम देने वाला है। तो क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो टाइमिंग है, ये ऐसा टाइमिंग है भाई हम खाना खा के जाते हैं, बिल्कुल, और उस टाइम हमें नींद आ रही होती है, तो उसमें हमारा जो माइंड है वो हाफ एक्टिव हाफ नॉट एक्टिव वाली कंडीशन में रहेगा। तो वो उस हैबिट को हम अभी से बना लें। बिल्कुल, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बच्चों, ये मैं बात तब की कर रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आपको इस तरह की चीजों पे आना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो टॉपिक क्लास में चल रहे हैं उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, ताकि वो क्वेश्चन अभी होते चले जाएंगे और लास्ट में हम पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो एग्जाम का होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने लग जाएंगे। राइट। सर, इसी सीरीज में एक आखिरी सवाल मेरा है कि अब जो है क्या हमें स्टडी आवर्स में कोई चेंज करना चाहिए? आई गेस आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, बट स्टिल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। तो स्टडी टाइम जो है एग्जैक्टली कितना रखना चाहिए एक नीट एस्पिरेंट को? क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे 14-14 घंटे भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट आने से पहले रात भर सो नहीं रहे हैं, और कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा कैसे कि भाई 2 घंटे में वो इतना पढ़ लेते हैं और उनको सारी चीजें याद होने लग जाती हैं। तो किस तरीके से एक नॉर्मल बच्चा जो है, जो एक मिडिल थोड़ा सा मतलब उसका जो है कि हाँ भाई उसको नॉर्मल पढ़ाई समझ में आती है, तो उसको कितना आवर्स का स्टडी करना चाहिए टू क्रैक नीट 2023? वैसे मेरा मानना जो पर्सनल है वो ये है कि हमें क्वांटिटी ना देखकर क्वालिटी स्टडी देखना पड़ेगा। ओके।
और क्वालिटी स्टडी के लिए अगर वो करता है जितना वो पढ़ रहा है, तो नीट वाले बच्चे के लिए अगर वो रोज के 6 से 7 घंटे भी दे रहा है, 5 से 6 घंटे भी इनफ है। लेकिन मैंने उन बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिया है जो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। तो 6 से 7 घंटे अगर वो रोज का कांस्टेंट कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और वो जो चाहता है वो सब गेन कर सकता है। ये 6 से 7 घंटे का ड्यूरेशन। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं हो कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। आप आज 6 से 7 घंटे पढ़ लिए, कल 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, तो ये नहीं। अपने मन को नहीं समझाना है कि हाँ ठीक है हो गया। अरे आपको कांस्टेंट रखना है, मन से तो क्वेश्चन करते रहना है कि आज कितना हुआ भाई बोल। तो उस हिसाब से हमें आगे चलना रहेगा। मेरे हिसाब से एक ट्रैकर बना लेना चाहिए कि भाई मैंने इतने घंटे पढ़ाई कर लिया, उसके बाद मैं सारा एक्स्ट्रा काम करूंगा। बिल्कुल। और दिसंबर की जो छुट्टियां आ रही है उनको बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि भाई सर्दियों में कोई छुट्टियां लगने कोई छुट्टी नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद खूब छुट्टियां मना लेंगे। जितना जहाँ जाना है वहाँ सब जगह हम चले जाएंगे। लेकिन अभी तो हमें वहाँ जाने की तैयारी करनी है, तो उसके लिए बिल्कुल लगे रहना पड़ेगा। एक बात और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें किसी दूसरे को देखकर नहीं पढ़ना है, हमें अपनी प्लानिंग खुद करनी है। और उसके लिए कौन सा टॉपिक कौन इवनिंग में पढ़ता है, कौन नाइट को पढ़ता है, कौन मॉर्निंग को पढ़ता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम कहाँ कंफर्ट फील करते हैं उस ड्यूरेशन में हमें पढ़ना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें लगता है कि यार वो तो नाइट में फिजिक्स पढ़ रहा है, मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, उसके नाइट में फिजिक्स पढ़ के ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो मुझे पढ़ना चाहिए। फिजिक्स पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हो, उससे अच्छा कोई नहीं जानता। तो आपको अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इन चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है। सो गाइज, ये थे इंसाफ अली सर, द बायो एक्सपर्ट। एंड इनसे हमने जानने की कोशिश करी कि बायो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं, किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए इन 160 दिनों के अंदर। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के एडुकेटर्स के साथ हम वापस लौटेंगे और नए वीडियोस के साथ जानेंगे उनसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल येट, तो कोटा पल्स को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।